हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम रिएक्शंस का रेट पढ़ते हैं, राइट। कौन सी रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रही है, जल्दी हो रही है, बाद में हो रही है। तो ये जो रेट है, इसको हम रेट को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मतलब कि जितना भी आपकी रिएक्शन प्रोसीड करी है उसका अगर आप एवरेज निकालेंगे उसके रेट का, तो वो होता है हमारे पास एवरेज रेट। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी इंस्टेंस पे, जैसे आपको बोल दे कि 10 सेकेंड पे बताइए कि रिएक्शन का रेट क्या था, तो पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हम उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। एवरेज रेट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि लेट्स से ये हमें कोई गिवन रिएक्शन थी जहाँ पे रिएक्टेंट है ए बी और प्रोडक्ट है सी डी। ये एन एम पी क्यू ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इस गिवन रिएक्शन के लिए। ठीक है। जो बैलेंसिंग करते हो आप लिखते हैं ना, ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी, इस तरीके से ये नंबर्स जो होते हैं वो है। अच्छा, तो जब आप एवरेज रेट निकालेंगे तो दिस एवरेज रेट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री। ए के लिए n थी तो -1 अपॉन n डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल टी। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये ए जो है ये क्या है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रही होती है, तो ये माइनस रिप्रेजेंट्स कि विद टाइम आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी। ओके। सिमिलरली बी अपने आप में क्या है, रिएक्टेंट है हमारे पास, इसकी स्टोइचियोमेट्री m है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन m डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल टी। और ये जो B है ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होगी, इसीलिए अगेन आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस। ठीक है। C और D, इसमें देखो C और D हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो विद टाइम इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट तो बनता रहता है टाइम के साथ साथ, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी तभी आपने ये लगाया पॉजिटिव। और यहाँ देखिए 1/P स्टोइचियोमेट्री ऑफ C, और सिमिलरली D के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन में Q, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, Q था। ठीक है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज, अब इन दोनों को आप देखेंगे आपको लगेगा ये तो सेम सही है। तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस में क्या है, क्योंकि छोटा चेंज आता है, स्मॉल चेंज आता है, इसीलिए स्मॉल चेंज को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस d/dt से। डिफरेंशिएशन के टर्म में हम इसको पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट फॉर्मूला दोनों का सेम है। आपके पेपर में आपको सिर्फ आंसर निकालना होगा, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है। अगर वो गिवन पूछ ही रहा है, आपको दो ऑप्शन लिख करके, एक ऐसे में दे दिया और एक दे दिया डिफरेंशिएशन के टर्म में, तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस मतलब कि स्मॉल चेंज, और अगर स्मॉल चेंज की बात है तो हम इस पे जाएंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट को लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बेसिकली कोई ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ए ये कंबाइन किया बी के साथ और इसने बना लिया प्रोडक्ट पी, एक स्टेप में हो गई तो हम इसको बोल रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, या आप सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हो, दोनों नाम इसी के हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, जैसे ए पहले बी के साथ कंबाइन करके सी बना रहा है और फिर सी ये किसी टेम्परेचर पर टूट करके पी बना रहा है, तो ये दो स्टेप में हुई रिएक्शन, तो इन रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में जब भी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। और एक होता है हमारे पास रेट लॉ और दूसरा हमारे पास होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अपने आप में एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि रेट लॉ अपने आप में एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे लिखते हैं देखो इसको, अगर ये कोई रिएक्शन गिवन थी, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोइचियोमेट्री है, इनसे मिल करके बन रहा है प्रोडक्ट पी, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एक ही स्टेप में हो गई, सिंगल स्टेप रिएक्शन है हमारे पास, राइट। अच्छा, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन आपके पास है और गिवन है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है x और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, y, मतलब कंसंट्रेशन b, ये रिएक्टेंट b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ये वाला b,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट लॉ इक्वेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर इसका ऑर्डर कि ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा, फिर बी के रिस्पेक्ट में जितना ऑर्डर होगा। हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अलग अलग होता है, सेम भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि हमेशा अलग ही होगा, लेकिन ये भी फिक्स नहीं है कि सेम ही होगा, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इट जस्ट डिपेंड्स। ओके, तो ये जो पूरा हम लिखेंगे इसको क्या बोलेंगे, रेट लॉ इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं कि किसी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है, ये जो x और y है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, इनकी वैल्यू स्टोइचियोमेट्री के इक्वल है। देखो x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। a स्टोइचियोमेट्री था रिएक्टेंट a के लिए, b स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट b के लिए। अगर ऑर्डर की वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो रही है, आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो आपकी सिंपल या एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हो या विद रिस्पेक्ट टू मतलब रिएक्टेंट ही, तो दिस इज इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री ये जो छोटे छोटे स्मॉल ए स्मॉल बी लिख रखा है ये बना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए सिंपल आप लिखेंगे कि ए और वाई जो है या एक्स और वाई जो है ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री। वहाँ पे ऑर्डर अलग चलता है, स्टोइचियोमेट्रिक अलग चलती है। किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए। जबकि हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और स्टोइचियोमेट्री दोनों सेम होते हैं। यानी कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी, लेट्स से ऐसे ट्वाइस ऑफ H2 प्लस कार्बन फॉर्म्स CH4, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो गई। इसके लिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी दे रहा कि ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो भी आप लिख सकते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ C। H2 का स्टोइचियोमेट्री कितना है, 2 है, आगे देखो 2 लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख देंगे 2। और कार्बन के रिस्पेक्ट में स्टोइचियोमेट्री कितना है, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप रिएक्शन को देख करके डायरेक्टली उसका रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। जबकि अगर मल्टीपल स्टेप होती तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, फिर उसको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। ओके, अब देखो, अगर आपको ये रेट लॉ इक्वेशन दी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर X, कंसंट्रेशन ऑफ B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर Y, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूँ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो हम कहेंगे ये जो X है और Y है दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A प्लस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Y, तो ये आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आइए कि ऑर्डर और एक हमारे पास टर्म होती है मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये क्या क्या होती हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, किसका कितना ऑर्डर होगा ये हम एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी ने लिखा हुआ है कि इस रिएक्शन का ये ऑर्डर है, तो उससे हम पढ़ के बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली निकाल करके। मॉलिक्यूलैरिटी में क्या है कि मॉलिक्यूलैरिटी अपने आप में एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ये थियोरेटिकल क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी देखो क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल करके इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं और उनके टकराने से आपका प्रोडक्ट बन पा रहा है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये थियोरेटिकल सा होता है, और मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू कभी ज़ीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ीरो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराए ही नहीं, और टकराए ही नहीं तो फिर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं तो रिएक्शन हुई नहीं, और रिएक्शन हुई नहीं तो आप रिएक्शन की स्पीड कैसे पढ़ सकते हैं, आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये 0, 1, 2 हो सकता है
ऑर्डर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ऑर्डर आपका 3 से ज़्यादा हो, ये बहुत ही रेयर है। मॉलिक्युलरिटी भी 3 से ज़्यादा हो, ये और भी ज़्यादा कम है। मतलब कि दोनों की वैल्यू 3 से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मॉलिक्युलरिटी तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखिए, ये जो रेट होता है इसका एक जनरल ऑर्डर अगर हम निकालें तो रेट का ऑर्डर क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। टोटल क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट के, इसकी क्या होगी, इसकी हो जाएगी जनरल अगर आप निकाल रहे हैं तो इट विल बी मोल्स, मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। अब इसमें n रेफर्स टू ऑर्डर, रिएक्शन का कितना ऑर्डर है। अब आपसे कितनी भी आपको बोले सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, कितना भी ऑर्डर वो दे दे कि इस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होंगी, आप आराम से निकाल सकते हो। आपको रेट कांस्टेंट दे दे और पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पुट करके और निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है रिएक्शन की वो क्या है, A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू KT। K इज़ योर रेट कांस्टेंट, T इज़ द टाइम, A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन, जो रिएक्शन शुरू जब हुई, रिएक्शन होने लगी उस टाइम जो कंसंट्रेशन प्रेजेंट थी। AT आपकी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ सकता है। अगर 20 मिनट पे पूछ रहा है आप T को पुट कर लेंगे 20 मिनट और उसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी। अगर आपसे 30 मिनट्स पे पूछ रहा है आप T को पुट कर लेंगे 30 मिनट्स और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A एट 30 मिनट उसको पुट कर लेंगे। अब इसी के अंदर आप पुट कर सकते हैं कि भाई हाफ लाइफ कितना होगा। हाफ लाइफ क्या होता है कि कोई भी, अगर हमें पता है कि रिएक्टेंट A0 था इनिशियली, एक पर्टिकुलर टाइम जब ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन अपने आप की आधी हो जाएगी, A0/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, T हाफ से। T हाफ किसके इक्वल है, T हाफ इज इक्वल्स टू A0/2 के। ये कहाँ से आया, इसके अंदर पुट कर सकते हैं, इसको पुट करो T हाफ, AT को पुट करो A0/2। अब इसे कर लीजिए कैलकुलेट, तो आपका यही आएगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना चाहें तो A इज इक्वल्स टू A0 डॉट E टू द पावर माइनस KT। E इज़ योर एक्सपोनेंशियल, इसको हम लॉग की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो फिर मैं लिखूंगी K इज इक्वल्स टू 2.303/T लॉग बेस 10 है ये A0/A। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बस आप ये याद रखना, ये A0/A है। एग्ज़ाम में करते हुए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो A/A0 लगा देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, फॉर्मूला उल्टा हो गया अब। तो आपको याद रखना है कि ये A0/A है। ठीक है, अच्छा अब ये जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास थी, जो ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशन थी, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ A को T के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर दीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ A कहाँ पर है, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ A0 है। एक सेकेंड, इसको हटा लेते हैं। ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ A और ये रहा T। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, इसके रिस्पेक्ट में। ये जो है इक्वेशन, ये आपकी कुछ कुछ ऐसे मिल रही है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से मैच करती है। और ये जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, ये किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा y एक्सिस पे कौन है, a, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ AT इज इक्वल्स टू KT, क्योंकि देखो x एक्सिस पे t है तो KT ये वाला क्या हो गया, mx हो गया, हम यहाँ लिखेंगे। और ये A0 को इस साइड में ले आएंगे, यहाँ माइनस, और ये इधर आएगा तो माइनस A0। ऑलराइट, अब आप पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। तो आपका माइनस KT, m कैसा आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, इसीलिए देखो लाइन आपकी किस तरफ डिक्लाइंड है, नीचे की तरफ। पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ होती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट
रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनमें क्या रिलेशन होता है? क्योंकि देखो ज़ीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ज़ीरो लिख देंगे हम, राइट? क्योंकि ऑर्डर क्या है? ज़ीरो, तो यही लिखेंगे। और एनीथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो कितना होता है? 1, तो मैं इसको लिख दूंगी के इंटू 1 इज इक्वल्स टू के। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ रहा है? के। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है तो मतलब वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसीलिए देखो हमारा ग्राफ कैसा आया है? स्ट्रेट लाइन। रेट ऑफ रिएक्शन की अपनी कुछ वैल्यू है, फिर अलग अलग कंसंट्रेशन पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते हुए कंसंट्रेशन ऑफ ए तो बढ़ रही है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब इधर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। अभी नेक्स्ट देखो, अगर हम यही सब चीज़ें पैरामीटर्स फर्स्ट ऑर्डर में देखना चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर में देखो हमने प्लॉट किया ln a विद t। ln के टर्म्स में ये इक्वेशन कैसे होती? ये हो जाती यहाँ पे ln और 2.303 यहाँ से गायब हो जाता। ये सिंपल ऐसे होगी, ठीक है? इसमें अगर आप प्लॉट करेंगे तो k को मल्टीप्लाई कर दो t से, ये हो जाएगा kt इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस ln a। ln a और t के रिस्पेक्ट में बनानी है तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ ln a इज इक्वल टू ln a नॉट, ये उधर जाएगा, माइनस के टी, इस तरीके से। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। इसको कर लो कंपेयर। अब आपको पता है m की वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो तभी ये कैसा आ रहा है? नीचे, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी होती है? स्ट्रेट लाइन की। तो ग्राफ हमारा कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली कह रहा है कि लॉग के रेस्पेक्ट में पुट कर दो। लॉग में पुट करके देखेंगे अगर उसी इक्वेशन से तो आपका m की वैल्यू आ जाएगी k 2.303। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो ये किसकी तरफ? ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बनाएं a इज इक्वल्स टू a नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ये आपके पास थी ना इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की ही है ये वाली, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की है। क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर की ही इक्वेशन है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये e की पावर में कैसा है? माइनस के टी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ है। तभी तो देखो ग्राफ आपका कैसा आया है? कर्व में और नीचे की तरफ डिक्लाइन करता हुआ। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ग्राफ आएगा अगर इसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं तो। अब आ जाइए इधर, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन ने बेसिकली आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो उसने कहा था k इज इक्वल्स टू a डॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। टी आपका टेम्परेचर है, हमेशा केल्विन में लेंगे। आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, मोस्टली आपको किलो जूल पर मोल में लिखा हुआ मिलेगा। ए होता है अरेनियस कांस्टेंट, या आप इसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या आप इसको बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और के आपका रेट कांस्टेंट है ही। दोनों तरफ अगर आप लॉग लेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट? अगर आपने यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया होता तो ये वाली इक्वेशन आती। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, वो है ये ln की फॉर्म में है, ये लॉग की फॉर्म में है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? अच्छा, अब वही फिर से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और उसके ग्राफ्स हम इसमें पुट करेंगे। पहले ln k वर्सेस 1/t, तो ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स। अगेन m की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, इसीलिए ग्राफ कैसे जा रहा है? नीचे। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, यहाँ भी स्लोप की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। डिफरेंस कितना है कि अगर हम लॉग में बात करते हैं तो स्लोप हमारे पास क्या आता है? अगर हम लॉग में बात कर रहे हैं तो स्लोप हमारे पास आएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर, जबकि आप ln की टर्म में बात कर रहे हो तो माइनस ई ए बाय आर। ठीक,
अब अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे विद टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट बात करें तो हम कहेंगे log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। इसमें याद रखना ये K2/K1 होता है और ये 1/T1 - 1/T2, K2/K1 और T1/T2, सॉरी T1 - T2, ठीक है, इस तरीके से है वो। अच्छा, अब इधर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसी में अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये पूछ ले, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे पूछता है तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए ये कैसे था, सिंपल T था ना, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे पूछ रहा है तो आप इसको कर दीजिए T2 - T1, बाकी सब सेम है। और हाँ, अगर अलग अलग टेम्परेचर पे है तो फाइनल कंसंट्रेशन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे A1/A2, T2 - T1, ये 1/2। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देने की बजाय अगर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दे देता है तब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे PI/PA। फिर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या रख लेंगे, प्रेशर रख लेंगे, बाकी फॉर्मूला आपका सेम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर T हाफ में क्या है, नेक्स्ट देखिए T हाफ में क्या है, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K। ये किसके लिए होता है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। ये वैल्यू कहाँ से आई, आप इसमें पुट कर लो, इसको पुट करेंगे T हाफ 1/2, ये A की हो जाएगी A0/2, ठीक है। ये A0 ये कैंसिल, 2 को ले जाएंगे ऊपर, log 2 की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा K इज इक्वल्स टू 0.693/T हाफ। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए कि हमारी रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी रिएक्शन में, देखो पहले जो आपकी रिएक्शन हो रही थी उसका रिएक्टेंट इधर था और उसका प्रोडक्ट इधर था, और इसने ये कुछ पाथ अपना ये फॉलो किया था, ठीक है। कोई भी रिएक्शन एक पाथ फॉलो करती है ना होने के लिए, तो ये पाथ इसने फॉलो किया था, जिसमें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड पॉइंट, आपके रिएक्टेंट की पोजीशन से लेकर के थ्रेशहोल्ड पॉइंट तक की एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये अच्छा खासा ऐसे रिएक्शन होने लग रही थी, फिर आपका मन किया, आपने कैटलिस्ट डाल दिया। अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो अब ये रिएक्शन देखो ये वाला पाथ फॉलो कर रही है, रेड वाला। तो अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं हो गई, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन आपकी जल्दी से हो जाएगी, कम टाइम में हो जाएगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम इंक्रीज हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। देखिए अब कैटलिस्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, रिएक्शन को जल्दी करा देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब है कि कोई रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो रही थी, बहुत तेज़ी से हो रही थी, और वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को उसने बढ़ा दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। आइए देखते हैं कैसे होती हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ये फॉलो कैसे कर रहा है, ये वाला पाथ, ठीक है। रिएक्टेंट की एनर्जी आपको खुद ही दिख रहा है कि हमने वाई एक्सिस पे कौन लिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट की तो यहाँ कहीं है नीचे, जबकि रिएक्टेंट के ऊपर है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्योंकि एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट बनने पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई होगी, और क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है तो ये हमारी रिएक्शन कैसी हुई, एक्सोथर्मिक। दूसरी तरफ देखो, रिएक्टेंट यहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है। इस टाइम पे आपने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट इसको दी होगी, यानी कुछ हीट इसने एब्जॉर्ब करी होगी, तो हम कहेंगे हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है।
Okay, see you guys in the next chapter. Thanks for watching.